नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से यह एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आने के बाद अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब 15 दिन के बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है जो आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण वर्ष 2022 का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और दोपहर 11:25 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन लगेगा और ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी होगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 राशियों के बारे में, और तुला राशि उनमें से एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने वाली है और कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों को करके वो अपने लिए लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है,
इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों का संयोजन 16 मई 2022 को इतना अद्भुत संयोजन है कि ऐसा संयोजन शायद ही कभी बना हो। ऐसे दो ग्रह
जो कि समान स्वभाव के हैं, एक जैसा परिणाम देते हैं, एक जैसा फल देते हैं, उनकी युति बन रही है। देखिए, शनि और मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल क्या हैं? शनि परिश्रम है, मंगल पराक्रम, साहस और ऊर्जा हैं, और दोनों ही कार्य क्षेत्र में सफलता देते हैं, और दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। तो शनि और मंगल की युति पंचम भाव में, देवगुरु और शुक्र, इनकी युति छठे भाव में बन रही है। देवगुरु धन के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। देवगुरु विवाह के कारक हैं, शुक्र विवाह के कारक हैं। देवगुरु और शुक्र दोनों ही संतान के कारक हैं, और ऐसे दो ग्रह छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं और देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध, राजा और राजकुमार, दोनों एक साथ हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं अष्टम भाव में, जहां पर सूर्य पर अष्टम भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी ग्रह स्थितियां पहली बार बन रही हैं आपकी कुंडली में। और चंद्रमा धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब एक एक बिंदु पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि लग्न और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश। यहाँ पर देखिए, लग्न भाव में केतु का गोचर है और लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र जो कि उच्च के हो रहे हैं मीन राशि में। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए 7 लिखा हुआ है लग्न भाव में, 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, जो कि धन और वैभव के कारक हैं, और केतु बुलंदी और ऊंचाई के कारक हैं, केतु आकस्मिकता के कारक हैं। तो धन प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है इस गोचर काल में। चंद्र ग्रहण के बाद केतु आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति करा देंगे और शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो आप हर तरह के सुख सुविधा के साधन क्रय करके घर में लाएंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सीधे विदेश भाव पर पड़ रही है। तो विदेश से आपको धन का लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, और देवगुरु की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है, और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं। तो विदेश भाव का पूरा लाभ आपको मिलेगा। विदेश से धन संपत्ति प्राप्त होगी। विदेश में आप नौकरी और रोजगार के लिए जा सकते हैं, और विदेश में ही आपकी भाग्योन्नति होगी। यहाँ पर देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु का प्रभाव होता है कि जिस भाव में वो गोचर करते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो छठा भाव कर्ज का है, कर्ज लेना पड़ेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्ज अच्छे कार्यों के लिए लेंगे आप, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो आप धार्मिक कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर 4 व्हीलर खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो शनि तो भूमि भवन का लाभ कराते हैं और वाहन का लाभ कराते हैं। अब अगर आप 4 व्हीलर खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट्स पर खरीदते हैं तो क्या है, ये भी तो कर्ज हुआ, लेकिन ये कर्ज आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप किसी विकास प्राधिकरण से, किसी आवास विकास से, या किसी डेवलपर से मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, किस्तों पर बैंक से आपको लोन मिलता है, तो ये भी तो कर्ज हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ, आपको मकान मिल गया, आपको प्लाट मिल गया, आपको वाहन मिल गया। तो इस तरह का कर्ज देवगुरु आपको दिला देंगे और इससे आपको लाभ होगा। दूसरी बात, देवगुरु 12वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। और देखिए, चंद्र ग्रहण 16 मई को है, और जैसा मैंने बताया कि चंद्र ग्रहण के पश्चात आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, कोई अनाथालय है, विधवा आश्रम है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, अस्पताल है, ऐसी जगहों पर जाकर के आप अन्न, वस्त्र, धन या फल
इनका वितरण करेंगे, मिष्ठान का वितरण करेंगे, पीड़ित लोगों को आपके कार्यों से राहत मिलेगी, तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। और आपके मन पर देवगुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। परिणाम ये होगा कि कार्यस्थल पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, हर क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी। और शुक्र चूंकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। देखिए, 12वां भाव खर्चों का होता है और छठा भाव ऋण का होता है, और दोनों में बहुत गहरा संबंध है। खर्च करेंगे, ऋण लेना पड़ेगा। लेकिन खर्च दो तरह का होता है। एक खर्च ऐसा होता है कि पैसा बर्बाद हो गया, और एक खर्च ऐसा होता है कि वो आपके काम में आ गया। तो शुक्र और गुरु यहाँ पर यही करेंगे कि आप अपने लिए सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे और घर में लेकर के आएंगे। मंगल लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल विदेश के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेशों से भी आपको धन मिल सकता है। और साथ ही साथ मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं और सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, जिसके स्वामी जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है। सेकंड हाउस क्या होता है? धन का भाव होता है। धन के भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो आपकी प्रवृत्ति धन के संचय की ओर बढ़ेगी। आप पैसे को बचाना चाहेंगे तो आप निवेश करेंगे, और चूंकि निवेश के कारक होते हैं बुध, और बुध अष्टम भाव में है, और बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, तो बुध आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या ससुराल पक्ष से अचानक से बहुत बड़ा पैसा दिलवा देंगे, और आप उसका निवेश प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, या फिर शेयर में आप कर सकते हैं। और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि निवेश करने से पूर्व किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। राहु का गोचर सप्तम भाव में है, और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, आपको क्रोध ज़्यादा आ सकता है। तो इस स्थिति से आपको बचना होगा। और चूंकि लग्न में केतु हैं, तो केतु क्या करते हैं? गलतफहमी पैदा कर देते हैं। एक मन में अनावश्यक भय राहु की वजह से पैदा होता है। डिप्रेशन की स्थिति राहु की वजह से बनती है। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। हालांकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रमा आपका मन है, तो आपके मन में इतना ज्ञान, बुद्धि, विवेक होगा कि आप इन परिस्थितियों को संभाल ले जाएंगे। फिर भी आपको सावधान रहना होगा, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का होता है, और वाणी अगर आपकी ख़राब हुई तो फिर इसमें जो आपके रिलेशंस हैं वो बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है। लव रिलेशन या पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो सकता है, पार्टनर से आपके विवाद हो सकता है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, और ये आपके ऊपर है। जहाँ तक मंगल की बात है, आपको एक विशेष सावधानी और बरतनी होगी। गर्भवती माताओं के लिए मंगल का पंचम भाव में गोचर करना ये ठीक नहीं है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो अगर संतान की प्राप्ति होती है तो संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के थ्रू होगी, इस बात के प्रबल योग बनते हैं। तो ऐसे में आप निरंतर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और जैसा वो आपको डायरेक्शन दे आप उसको फॉलो करें, तो इससे आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद की जो स्थितियां हैं, वो धन प्राप्ति की दृष्टि से, या फिर प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने की दृष्टि से, या घर के लिए उपयोगी वस्तुएं खरीदने की दृष्टि से, या फिर अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण खरीदने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और अगर आप उसका ध्यान रख ले जाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। एक तो वाणी पर नियंत्रण रखें, और दूसरे अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से संपर्क में रहें। और मंगल की दृष्टि चूँकि
अष्टम भाव पर पड़ रही है और मंगल दुर्घटनाओं के भी कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। हालांकि 17 मई तक ही ये स्थिति रहेगी, 17 मई को ये स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंगल का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। तो सावधानियां और उपाय इस पर ध्यान रखें, बहुत बड़ा आपको लाभ होने वाला है। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।